गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में वनों से संबंधित प्रमुख तथ्य। हम जल्दी शॉर्ट में इसको निपटाएंगे, आप थोड़ा गौर से सुनिए इसको। भारत में वनों से संबंधित प्रमुख तथ्य। भारत में वनों से संबंधित प्रमुख तथ्य। इसमें पहला हमारा वन विनाश के कारण। प्रश्न आ सकता है, भारत में वन विनाश के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है, भारत में वन विनाश के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए वन संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, यह प्रश्न है, भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण के कारणों का वर्णन करते हुए वन संरक्षण के उपायों को समझाइए या बताइए। यह प्रश्न बन सकता है। यह आ सकता है, भारत में वन विनाश के कारण और वन विनाश से मानव जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या वन विनाश से क्या हमारे नुकसान होते हैं। ये प्रश्न बन सकता है, वर्णन कीजिए। तो इस पर प्रश्न बन सकता है, पहला पॉइंट में ले रहा हूँ, वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण, ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप समझिए। आप जानते भी हो, आपको लगा आपको करना क्या है, आपको लिखना क्या है, वो समझ लीजिए थोड़ा बहुत, आप जानते भी हो। पहला है वन विनाश के कारण। कौन कौन से ऐसे कारण जिससे वनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, जो वन घट रहे, जो वनों में कमी आ रही है, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से कारण जिम्मेदार है जिससे वनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वन प्रमुख है, पहला है वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण जो हमारे निम्न है, पहला है कृषि के लिए भूमि की मांग। कृषि के लिए भूमि की मांग, आपने देखा प्राचीन समय में क्या थी, अब जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। भारत जनसंख्या में चाइना के बाद दूसरा स्थान है, जनसंख्या में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। जो क्या थी, जो आसपास की गाँव में भूमि पड़ी हुई थी, आज क्या होगी, कृषि की डिमांड बढ़ गई, कृषि की मांग बढ़ गई है। तो क्या हुई है, जो पड़ी हुई भूमि थी वहां पर जंगलों को काटकर लोगों ने क्या कर दिए, खेत बसा दिए, कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो कृषि के लिए भूमि की जो मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से में क्या हुआ, वनों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। जो जंगल थे उसको साफ करके लोगों ने क्या कर दिए, खेत बना दिए। तो वनों का नुकसान हुआ नहीं हुआ, तो डिमांड बढ़ी, तो वनों का क्या हुआ, नुकसान, वन विनाश का कारण हुआ। तो कौन, कृषि के लिए भूमि की मांग, वन विनाश का कारण। दूसरा है परिवहन मार्गों का निर्माण। परिवहन मार्गों का निर्माण, जिसे अपन कहते हैं सड़क का निर्माण करते हैं, रेल की पटरी भी जाते हैं, हवाई अड्डे बनाते हैं, बस के डिपो बनाते हैं, जो भी बंदरगाह बनाते हैं, कुछ भी विकास करते हैं, कोई भी परिवहन का कार्य करते हैं, तो वनों का नुकसान होना स्वाभाविक है। अगर आप कोई सड़क निकाल रहे हैं तो आसपास ये उदयपुर से बांसवाड़ा रोड आ रही है, सड़क आ रही है, तो क्या होगा, वनों का नुकसान। वन काटेंगे तो ही रोड पड़ेगी। इवन अभी 2 लेन है तो 4 लेन बनेगी, तो वन चौड़ा होगा, तो आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। वनों को 6 लेन कर दिया। तो जो परिवहन मार्गों का निर्माण करेंगे, तो उस निर्माण मार्ग में जो भी पेड़ पौधा है उसको काटना पड़ेगा। तो परिवहन मार्गों के विकास की वजह से भी, निर्माण की वजह से भी वनों को क्या होता है, नुकसान होता है। आप उसको विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि, ये भी पहले मैं जिक्र कर चुका है इसका। स्थानांतरण कृषि मतलब जूमिंग कृषि, जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, वो प्राचीन समय के जो जनजाति लोग आज भी कहां पर, असम में क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि को असम क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। आज पूरे विश्व में कई कई देशों में जो आज भी जनजाति लोग हैं वो क्या करते हैं, स्थानांतरण कृषि करते हैं। इस कृषि को जूमिंग कृषि भी कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, इसको जूमिंग कृषि कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने खेती की, यहाँ जंगलों को काटा, साफ किया, जंगलों को जलाया, और ये खेती क्या हुई, 2 साल 3 साल बाद क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। ये पर लोगों ने क्या कर दिया, खेत छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ जंगलों को साफ किया, 2-3 साल खेती की, फिर जो ये अनुपजाऊ होगी भूमि, फिर आगे बढ़ गई, फिर जंगलों को काटा। इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये आगे बढ़ना, स्थानांतरण होना, यहाँ खेती की, फिर यहाँ से आगे बढ़ गई, यहाँ फिर खेती की, यहाँ फिर आगे खेती की, इस प्रकार से वनों का क्या, इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ये भारत में क्या कहते हैं, इसको जूमिंग कृषि कहते हैं। ये स्थानांतरण जूमिंग कृषि की वजह से भी क्या हो रहा है, वनों को क्या हो रहा है, नुकसान होता है, वनों का विनाश। परंतु वन विनाश का प्रमुख कारण क्या है, स्थानांतरण कृषि भी एक वन विनाश के कारणों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित का मतलब पशु के लिए क्या होना चाहिए, चारागाह। आप जानते हो, पशु चराने के लिए गांव के आसपास में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होना चाहिए, चारागाह। एक निश्चित जगह होती है, वहीं पर पशु को चराना चाहिए। लेकिन क्या होता है, चाहिए, लेकिन क्या होता है, अनियंत्रित पशुचारण। लोग क्या करते हैं, जो पशु चराने जाते हैं वो क्या करते हैं, कहीं पर भी जंगलों में कहीं मर्जियां है, वहां पर क्या करते हैं, पशुचारण कर लेते हैं। जो नई नई वनस्पति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उस पत्तियों को क्या कहते हैं, पशु क्या होता है, गाय भैंस बकरी क्या होती है, चढ़ जाती है, उसको खा जाती है। तो वन का बना क्या हुआ, नुकसान। जो नए वन उगने चाहिए, जो नए वन पनपने चाहिए, वो नहीं पनप पाते। क्यों, क्योंकि जो नए वन लगाए थे, नए वन जो उत्पन्न हुए थे, उसको गाय भैंस बकरी क्या होगी, चर गई। अनियंत्रित पशुचारण है, वो भी वन विनाश का कारण है। नेक्स्ट बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देश्य का मतलब कोई हमने बांध बनाया, कोई नदी को पानी के रोककर क्या बनाया, बांध बनाया, जैसे भागड़ा नांगल बांध, माई बजाज सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ऐसे जो बांध बनाए गए, इन बांधों को हमने क्या किया, बांध बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। जिसको एक उद्देश्य के लेकर नहीं बनाया, बहुत सारे उद्देश्य,
कोई बांध बनाया हमने, उसका एक उद्देश्य नहीं है, उसके बहुत सारे उद्देश्य, जो बहुत सारे विजन लेके हमने उसको बनाया है, तो वो बोलता है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाती है। जैसे हमने बांध बनाया, बांध से क्या हमने, बांध से जैसे बाफड़ा क्या बनाए, माई बजाज सागर परियोजना, उससे वो क्या मिलेगी, पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा खेती में, और उससे हम क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, मछली पालन करेंगे। तो उसके बहुत सारे उद्देश्य है, तो उसके बोलेंगे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। तो बहु नदी घाटी परियोजना बनाएंगे। जहां तक ये बांध बनाया, ये बांध बनाया, तो इस बांध के इसमें क्या है, पूरा जल भरा है, जितनी जल भरा क्षमता होगी, यहाँ पर क्या थे, पेड़ थे, तो बांध बनाया, तो बांध बनाने से वनों का नुकसान कैसे हुआ, बांध बनाया तो बांध का पानी का जल भरा, जहां तक जल भराव है वहां पर वन क्या हो गए, पानी में डूब गए या जलमग्न हो गए, तो वनों का क्या हो गया, विनाश। तो ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना वो भी वन विनाश के लिए क्या है, जिम्मेदार है, वो भी वन विनाश का कारण है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। 1860 में इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति विकसित हुई, कहां से, इंग्लैंड से। 1860 में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये क्रांति पूरे विश्व में फैल गई और हर देश क्या होते हैं, उद्योग लगाने में लगा हुआ है। तो उद्योगों का विकास होगा, उद्योग लगेंगे, जहां पर उद्योग स्थापित करेंगे वहां भी वनों को काटकर, वनों को साफ करके वहां पर क्या कर दिए, उद्योग स्थापित कर दिए। और ऐसे कुछ उद्योग तो वनों पर आधारित है, वो कच्चे माल के लिए वनों को काट कर लाते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन वन ज्यादा उग नहीं रहे, लेकिन वनों का ज्यादा क्या हो रहा है, औद्योगिक नीति की वजह, औद्योगिक विकास की वजह से वनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, औद्योगिक विकास, ये भी वन विनाश का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जैसे दिया सलाई उद्योग है, माचिस उद्योग है, कागज उद्योग है, उनको लकड़ी कहाँ से मिल रही है, जंगल से मिल रही है, नई लकड़ी लग नहीं रही है, लेकिन जो पहले लगी हुई है, पहले से उत्पन्न है, उसको ला के लगा रहे, उद्योगों का विकास हो रहा है, लेकिन नई लकड़ी उत्पन्न या नए वन विकसित नहीं हो रहे। इससे भी उद्योग क्या हो रहा है, इसका उद्योग क्या वनों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वन विनाश से नुकसान। वन विनाश से नुकसान, वन विनाश से मानव जीवन पर, पशु पक्षी पर, जो जीव जंतु हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, वन विनाश के प्रभाव या वन विनाश से नुकसान। तो वन विनाश के हमारे क्या क्या नुकसान हुए, हमारे हमको क्या नुकसान झेलने पड़े, मानव जीवन को, मानव जीवन क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो पहला है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन, वर्तमान क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये वन का विनाश हो रहा है, तो जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सर्दी में भी गर्मी लगने लगती है और गर्मी में सर्दी लगने लगती है, बिना मौसम की वर्षा हो रही है, ये सब क्या है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन। पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है, वो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, बहुत चिंतित है, चिंतित हो गए कि आगे हमको भविष्य में क्या करना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, अधिक से वृक्ष लगाओ तो ही कर सकते हैं, बाकी कुछ उपाय नहीं है। तो जलवायु में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की प्रमुख ज्वलनशील समस्या बनी हुई है, जलवायु में परिवर्तन। नेक्स्ट है वर्षा की कमी। अगर पेड़ पौधे कम होंगे क्या होगी, वर्षा नहीं होगी, वर्षा में क्या आएगी, कमी आएगी। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वर्षा के बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं और वर्षा ज्यादा होगी। लेकिन वर्षा की क्या होगी, वनों का विनाश से क्या होगा, वर्षा की कमी होगी, ये प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ेगा। और वर्षा की कमी होगी तो क्या होगा, पशुओं के लिए, मानव जीवन के लिए क्या होगा, आकार पड़ेगा, पशुओं के लिए चारे की कमी होगी और मनुष्य के लिए भोजन की कमी होगी, तो वर्षा की कमी। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। प्रतिवर्ष टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि, प्रतिवर्ष टेम्परेचर बढ़ी हो रही है। ओजोन परत में तो क्या हो गया है, छेद तक हो चुका है और पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आ रही है। अगर ये विस्तार बढ़ता रहा तो क्या होगा, तापमान में और वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान में वृद्धि होगी। तो वैज्ञानिक तो कह रहे हैं 2030 तक विश्व के लगभग 14 महानगर है वो पानी में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जैसे मुंबई है हमारा, कलकत्ता है, ऐसे महानगर भी इसमें शामिल है। तो वो कैसे डूब जाएंगे, तापमान बढ़ेगा, जो ध्रुवों पर बर्फ है, जो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ जमा हुआ है, ये बर्फ तापमान बढ़ने से क्या होगा, पानी का क्या होगा, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है या उत्तरी ध्रुव है, वहां पर बर्फ जमा हुआ है, ये बर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघल के कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। समुद्र का पानी का क्या होगा, ये हमारा भारत है, यहाँ मुंबई महानगर है, ये हिमालय पर्वत पर जो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ जमा हुआ, बर्फ पिघलेगा तो ये गंगा नदी, यमुना नदी के माध्यम से पानी का आएगा, बंगाली खाड़ी में आएगा और ये पानी का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो समुद्र के तट के किनारे पर जो नगर स्थित है वो क्या होंगे, जल में डूब जाएंगे। तो ये तापमान में वृद्धि। तो 2030 तक वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगर 2030 तक अगर हमने इस पर काबू नहीं किया, वन नहीं लगाए, काबू नहीं किया, तो तापमान में इस प्रकार वृद्धि होती रही तो 2030 तक क्या होंगे, कुछ महानगर है वो क्या होंगे, समुद्र किनारे वो जल में डूब सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं, तापमान में वृद्धि भी होगी, नई बीमारियां बनेगी और क्या होगा, बर्फ पिघल कर आएगा समुद्र में, तो वाटर लेवल ऊंचा होगा, वाटर लेवल ऊंचा होकर क्या होगा, समुद्र किनारे जो नगर है वो जरूर डूब जाएंगे। एक आधी बाल्टी पानी भर रखा है और ज्यादा फिर पानी आएगा और बढ़ता जाएगा, बाल्टी भर जाएगी, पानी का निकलेगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, उसी प्रकार की बात कर रहे हैं अपन। तो तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है मृदा अपरदन में वृद्धि। पेड़ नहीं होंगे, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी की जड़ों को पकड़कर रखते हैं, पेड़ की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़ रखती है। अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे, वनों का विनाश होगा, वन का नुकसान होगा,
तो ये क्या होगा, मृदा अपरदन, जो हमारी उपजाऊ मृदा है वो बहकर कहाँ चल जाएगी, समुद्र में चल जाएगी। तो मृदा अपरदन भी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये भी हमको नुकसान झेलना पड़ेगा, जब उपजाऊ मृदा वो बह के चल जाएगी। नेक्स्ट है वन्य जीव आवासों को खतरा। वन्य जीव आवासों को खतरा, वन्य जीव आवासों को खतरा। वन्य जीव का मतलब जो आज वर्तमान में क्या है, वन्य जीव, शेर है, बाघ है, टाइगर है, चीता है, भालू है, ऐसे जो वन्य जीव है, वो वन्य जीव कहाँ रहते थे, जंगलों में निवास करते। कहाँ निवास करते हैं, जंगलों में। लेकिन लोगों ने जंगल साफ कर दिए, अब वो लोग वो कहाँ रहेंगे, अपना आवास कौन सा है, मानव का आवास कौन सा है, घर है। लेकिन जीव जंतुओं का आवास क्या है, जंगल है। हमने जंगल काट दिए, जंगल साफ कर दिए, इन वन्य जीवों के आवासों को क्या हो गया है, खतरा हो गया है। ये जीव जंतु भटक रहे, लोग बर्बाद रहता है। आज चीता यहाँ पाएगा, यहाँ टाइगर आ गया, यहाँ तेंदुआ आ गया, इस अखबार पढ़ते हैं। क्यों आते हैं, वो जंगल साफ और उनके रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो वो कहाँ आबादी में आएंगे, तो आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये वन्य जीवों को क्या हो गया, आवासों को खतरा, जंगल काट दिए गए, लोग ये कहाँ निवास करेंगे, उनके आवास को क्या हो गया, खतरा हो गया है। ये थे हमारे वन विनाश से नुकसान या उसके प्रतिकूल प्रभाव। नेक्स्ट है वन संरक्षण के उपाय। हमने वन विनाश के कारण पढ़े, वन विनाश से मानव जीवन पर क्या पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव देखा। अब बात करें वन संरक्षण उपाय, क्या क्या उपाय करेंगे। हर चीज का उपाय होता है, हर चीज का क्या होता है, उपाय होता है। तो वन संरक्षण के उपाय, तो हमारा कौन कौन से उपाय करेंगे, ये जो समस्या हमारी उससे हमको क्या मिल सकती है, निजात मिल सकती है। तो वन विनाश के, वन संरक्षण के उपाय, पहला उपाय हमारा राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में वृद्धि करना। राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में वृद्धि करना, जो राष्ट्रीय उद्यान बने हुए, जो अभ्यारण्य है उसमें क्या करना, वृद्धि करना। सरकार जो अभ्यारण्य बने, उद्यान बने, उसमें क्या करना, वृद्धि करना। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, हमारे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का उद्यान अलवर में, घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है, तो 26 अभ्यारण्य है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। संख्या में क्या करना, वृद्धि को उसको बढ़ाना, आगे और बढ़ाना, जिससे हम वनों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है परिवहन मार्गों, नहरों, नदियों के किनारे। परिवहन भी आपको आवश्यक है, विकास भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन विनाश हो रहा था, परिवहन को सड़कें नहीं बनाओ, नहरें नहीं बनाओ, इसको भी बनाओ, विकास चाहिए। लेकिन क्या करो, नदियों, परिवहन मार्गों, सड़कों के किनारे क्या लगाओ, वृक्ष लगाओ। तो उसे क्या करो, हरित पेटी विकसित करो। परिवहन मार्गों, नहरों, नदियों के किनारे क्या करना, हरित पेटी विकसित करना। परिवहन मार्गों, नहरों, नदियों के किनारे क्या करना, हरित पेटी विकसित करना। नदियों, सड़कों दोनों किनारे पे क्या लगाओ, पेड़ लगाओ, हरियाली उपजाओ। ऐसे में ये कार्य हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई पर रोक। वनों की कटाई पे क्या होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। सरकार को सख्त सख्त कठोर कानून बनाना चाहिए, कठोर नीति बनानी चाहिए, जिससे वनों की कटाई नहीं हो सके। तो वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है सघन वृक्षारोपण करना। सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये कार्य गवर्नमेंट कर सकती है, सरकार सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना। जन चेतना जागृत करना, गांव गांव जाने तक लोगों को बताना वनोत्सव के क्या क्या फायदे हैं, वनोत्सव के कौन से फायदे मिलते हैं, वन विनाश से हमको क्या नुकसान होंगे, क्या प्रतिकूल मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे भविष्य को खतरा है। इस प्रकार जो जानकारियां हैं वो लोगों को जन चेतना क्या करना, जागृत करना। सरकार को क्या करना चाहिए, गांव ढाणी मोहल्ले में जाकर लोगों को क्या करना, जन जागृति फैलाना। इस प्रकार कार्य करके हम वृक्षारोपण क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये थे वन संरक्षण के उपाय। और इसमें बता दूं मैं, एक आता है वनों के, एक प्रश्न आता है वनों से फायदे, वनों से फायदे। यह प्रश्न आता है वनों से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष फायदे। प्रश्न आ सकता है वनों से फायदों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आता है वनों से प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष फायदों का वर्णन कीजिए। तो वनों से हमसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं, फायदे होते हैं। प्रत्यक्ष कौन से, वनों से हमको क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है। कौन सी लगती है, इमारती लकड़ी। हमारे जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर उद्योग कहाँ से मिलते हैं, वो लकड़ी, जो फर्नीचर वगैरह वो हमको लकड़ी कहाँ से मिलती है, वहाँ से मिलती है। ईंधन के रूप में लकड़ी, जलाऊ लकड़ी मिलती है हमको कहाँ से, जंगल, वनों से मिलती है। वनों से हमको गोंद मिलता है, लाख मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं। ये क्या हो गया, हमारी प्रत्यक्ष फायदे। कौन से फायदे हैं, प्रत्यक्ष फायदे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष फायदे भी हैं। कौन से, अप्रत्यक्ष में हमको क्या मिल रही है, हवा मिल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, और इसी तरह क्या है, वर्षा कराने में क्या है, सहायक है। दूसरा, तापमान वृद्धि को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं, तापमान वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। ये हमको दिखते नहीं है, ये अप्रत्यक्ष फायदे।
अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के फायदे किससे होते हैं? वनों से होते हैं। ये प्रश्न छोटा सा है, अब इसको विस्तार से लिख सकते हो। वनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदे या वनों से फायदे, ये मैंने शॉर्ट में आपको इसी वीडियो में समझा दिया आपको। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।